दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक ऐसी डील जिसमें क्रोनी कैपिटलिज्म है, एक ऐसी डील जिसमें अपराध है, एक ऐसी डील जिसमें भ्रष्टाचार है, एक ऐसी डील जिसमें फेवरेटिज्म है और एक ऐसी डील जो भारत के इतिहास में बफोर्स घोटाले पर भी भारी पड़ जाए। यानी एक ऐसी डील जिसको लेकर फ्रांस के भीतर अब आपराधिक जांच शुरू हो चली है और उसको लेकर एक जज की नियुक्ति भी कर दी गई है। और उस डील के कटघरे में और कोई नहीं, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति, फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री जो मौजूदा वक्त में विदेश मंत्री हैं, यह सब कुछ उसके दायरे में है। लेकिन उसके तार सीधे सीधे भारत से जुड़े हैं और इस डील को लेकर भारत के भीतर जब जब आवाज उठी तब तब इसी बात का जिक्र किया गया, दरअसल यह राष्ट्रीय हित में है। तो ऐसे में ना तो संसद के भीतर ना ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह मामला सरकार के खिलाफ या फिर डील को लेकर किसी तरीके से भी खड़ा हो पाया। लेकिन फ्रांस के भीतर मीडिया पोर्ट लगातार एक अखबारी तौर पर जांच करना शुरू करता है और उसके बाद वहां की जो एनजीओ जो कि आर्थिक अपराध को देखने में माहिर मानी जाती है, वह वहां पर अदालत का दरवाजा खटखटाती है। और उस दरवाजे को खटखटाने के बाद फ्रांस की नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में जानकारी आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो जांच जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो वो तमाम तरह की परिस्थितियां जिसमें हमने जिक्र किया, क्रिमिनल, करप्शन, फेवरेटिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। तो कहा जाता है कि सबकी जांच होगी, लेकिन भारत के भीतर ये तमाम चीजें दब जाती हैं। यहां धीरे धीरे आवाज उठती है लेकिन फिर उसे दबा दिया जाता है। यानी याद कीजिए, जिस वक्त इस देश के भीतर में बोफोर्स घोटाला हुआ था, उस वक्त सीबीआई काम कर रही थी, उस वक्त इस देश के हाई कोर्ट काम कर रहे थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा था, उस वक्त तमाम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर जांच करती है, वो सभी जांच कर रहे थे। यहां तक कि चार्जशीट भी दाखिल हुई। लेकिन मौजूदा वक्त में अभी आपको ना सीबीआई नजर आएगी, ना ही अदालतें नजर आएंगी जिस रूप में इस जांच को होना चाहिए। क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल डील को लेकर यह कहकर दी थी कि दरअसल यह राष्ट्र के मद्देनजर है, यानी कहीं ना कहीं इसका राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित जुड़ा है, जो सरकार ने कहा था। और यह बात भी उसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि दरअसल यह उसके दायरे में नहीं आता है, इसके लिए तय संसद को ही करना होगा, क्योंकि वह गवाही के लिए प्रधानमंत्री को अपने पास नहीं बुला सकता है, वो गवाही के लिए रक्षा मंत्री को अपने पास नहीं बुला सकता है और रक्षा मंत्रालय से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स को भी नहीं बुला सकता है। लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आए हैं, उन दस्तावेजों पर अगर एक सरसरी नजर डालेंगे तो एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें सीधे तौर पर जिक्र है क्या वाकई प्रधानमंत्री ने पुरानी डील यानी 2012 में जब राफेल को लेकर हुई थी उसको रद्द इसलिए की क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अनुकूल, अपने साथियों के अनुकूल, और जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, कुछ फेवरेटिज्म किसी को देना था, किसी को मदद करनी थी। ये सारी चीजें इसमें 9 पन्नों की रिपोर्ट में ये सारी चीजें दर्ज हैं। पहले जरा इस रिपोर्ट पर एक सरसरी निगाह डालिए, उसके बाद इन बातों का जिक्र होगा। दरअसल इस रिपोर्ट के भीतर क्या लिखा है और मौजूदा वक्त में भारत के भीतर ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं हैं जहां पर इस जांच को कोई करे और जांच को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाए और संसद के भीतर भी गूंज उठे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। शीर्षक ही लिखा है, आपराधिक जांच और फ्रांस ने जज नियुक्त किया। 9 पन्ने की मीडिया पार्ट की यह रिपोर्ट दरअसल हर उस पहलू को बताती है कि किस तरीके से कंपनी ने अपने तौर पर जब डील की तो फ्रांस की सरकार भी इन्वॉल्व थी। मसलन यह तस्वीर फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ अनिल अंबानी दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के भीतर इन बात का जिक्र है कि शुरू में ही मीडिया पार्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि यह पूरा आपराधिक आर्थिक घपले का मामला है, जिसको वहां की सरकार यानी उस वक्त वहां की जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसने इनकार कर दिया था पीएनएफ ने जांच के लिए। लेकिन उसके बाद एनजीओ शॉर्पा, जो कि मानी जाती है विशेषज्ञ है आर्थिक अपराधों को लेकर, उसने पूरी रिपोर्ट बनाई और फिर सरकार के दरवाजे पर यह कहकर दस्तक दी कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई। जांच नियुक्ति के बाद जब पूरी रिपोर्ट निकल कर आई तो उसने इस दिशा में इस बात की जरूरत महसूस की कि किसी भी कंपनी के साथ
दो बार डील दो सरकार कैसे कर सकती है किसी एक ही देश की, और उसमें 2012 की डील जो मनमोहन सरकार के वक्त की डील थी और 2015 की डील जो मोदी सरकार के साथ की डील थी उसका जिक्र किया गया। उस वक्त HAL सरकार की तरफ से कंपनी थी, भारत सरकार की तरफ से, लेकिन इस वक्त किस तरीके से रिलायंस कंपनी का नाम सामने आ गया। अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी के करीब बताया गया है इस रिपोर्ट में, और इसीलिए इस रिपोर्ट के भीतर नागपुर की उस जगह की यह तस्वीर है जहां पर 18 अक्टूबर 2018 को प्लांट लगाया गया था डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का। इन सारी तस्वीर और रिपोर्ट्स के जरिए दो बातें खुले तौर पर उभरी कि दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए वह सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते नहीं थे, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं किकबैक, कमीशन, बिचौलियों का भी हाथ था, और यही 9 पन्ने की रिपोर्ट कहती है। तो 9 पन्नों की यह रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि दरअसल किस तरीके से राफेल डील को लेकर जो पहली मुहर एक वक्त कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, उस पूरी मुहर को ही बदल डाला मोदी सरकार ने, और उसके बाद कैसे इस पूरी डील का कच्चा चिट्ठा बदला गया। इस 9 पन्नों की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 2012 में डसॉल्ट एविएशन के साथ 126 राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें भारत की तरफ से जो साझेदार कंपनी थी वो HAL थी, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेकिन मार्च 2015 में जब इस पर मुहर लगने वाली थी, उसी समय यह डील फाइनल होने से पहले लड़खड़ा जाती है, और डसॉल्ट एविएशन के अधिकारी पहुंचते हैं बेंगलोर में HAL की कंपनी में। वहां पर HAL के चीफ की मौजूदगी, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी, और झटके में यह डील उस वक्त HAL के हाथ से निकल जाती है, यानी भारत की ही कंपनी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसकी जगह वहां पर एक दूसरी कंपनी आती है। यह रिलायंस कंपनी है जो अनिल अंबानी की कंपनी है, और डसॉल्ट और अनिल अंबानी की कंपनी मिलकर एक साझी कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी का नाम दिया जाता है डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जिसकी नींव अक्टूबर 2018 में नागपुर में पड़ती है, जहां पर यह कंपनी खोली गई है। हालांकि बड़ी छिटपुट अवस्था में अभी नागपुर में यह कंपनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में 51% रिलायंस यानी अंबानी की कंपनी का, और डसॉल्ट के पास 49%। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि दरअसल इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जिक्र है वह बड़ा रोचक है। 94% इन्वेस्टमेंट डसॉल्ट को करना है, जिसके पास 49% शेयर है, और 51% की शेयर वाली अंबानीज को वहां पर सिर्फ 6% करना है, यानी 169 मिलियन यूरो में से 159 मिलियन यूरो डसॉल्ट देगी, और सिर्फ 10 मिलियन यूरो जो है वो अंबानीज देंगे, लेकिन कंपनी में शेयर 51% अंबानीज का रहेगा। यह पहली स्थिति बहुत साफ तौर पर इस 9 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज है। दूसरी परिस्थिति बहुत साफ है कि जिस तरीके से 26 मार्च 2015 को जो रिलायंस और डसॉल्ट के बीच में NOC फाइनल साइन हुए थे, उसके बाद ही प्रधानमंत्री अप्रैल के महीने में 10 अप्रैल को वो फ्रांस गए थे, जहां पर इस राफेल को लेकर समझौता किया गया और इसकी जानकारी भारत में दी गई। अब किसी तरीके से कोई भी घपला घोटाला, किकबैक्स बफोर्स की तर्ज पर नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते की ही यह नई परिस्थिति खोल देती है जब आपराधिक जांच और कोई नहीं, फ्रांस की नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी अब इसकी जांच कर रही है, और एक जज की नियुक्ति हो गई है। यानी उस वक्त के राष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति जो मैक्रोन है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो ये पूरी के घटनाक्रम है, इसकी जांच फ्रांस में होगी। अब मान लीजिए कि फ्रांस के भीतर अगर अपराधी घोषित हो भी जाते हैं, उसका असर भारत पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारत के भीतर जब सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला गया, तो राष्ट्रहित में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे राफेल डील को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि सरकार ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये हमारी जांच के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि हम जब जांच करना शुरू करेंगे तो ऐसे में प्रधानमंत्री को गवाही के लिए बुलाने का अधिकार हमारे पास नहीं, रक्षा मंत्री को नहीं, ऐसी डील को लेकर वहां के बड़े ब्यूरोक्रेट्स को रक्षा मंत्रालय के नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में फिर चंद पन्नों का जिक्र इसी रिपोर्ट के भीतर है, जो आपको जानकारी देता है कि किस तरीके से सरकार ने अपने तौर पर जब
डील की तो 2015 में, यानी सरकार, मोदी सरकार उस समय बन चुकी थी। उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि 2015 में जब प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचे थे